सभी भावी अभियोजन अधिकारी मित्रों को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ हमारा प्यारा अभिवादन पहुँचे। हम लोग मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित डेट 4-5 दिसंबर और बिहार अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित डेट 12 से 15 नवंबर के बहुत धीरे धीरे निकट पहुंच रहे हैं। इसमें अपने आप में संयम बरतने, परीक्षा के मानकों को पूरा करने के लिए उसमें शिद्दत के साथ लगे रहने, राइटिंग पावर को डेवलप करने के लिए हर दिन शिद्दत से अभ्यास करने, इसमें हमारा समय गुजर रहा है। किन्हीं परिस्थितियों, किन्हीं वजहों से अगर ये समय मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी कैंडिडेट को अगर नहीं मिल पा रहा है तो वो बचे हुए समय में जो मिल पाता है उसमें उसको ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए। कल और आज हमने दंड प्रक्रिया संहिता, पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑन बोर्ड ब्रीफ पढ़ाया है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप उससे महत्वपूर्ण पहलू, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट या इंग्लिश मीडियम के भी हों तो कंटेंट समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी अपनी निजी मान्यता है जिससे आप सहमत होंगे, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिला कचहरी में ले पूर्व से पश्चिम से तक, उत्तर से दक्षिण तक कहीं भी ऐसा नहीं है कि अनिवार्य रूप से इंग्लिश में ही सारा काम काज हो। जिला कचहरियों में हिंदी में ही सारी चीज़ें हैं। उसको पेशकार, मुंशी, अर्दली, जो ये कोर्ट के कर्मचारी गण होते हैं, स्टोनो, उन्हीं के बीच में आप भी वर्क करते हुए नजर आएंगे एज ए प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। आपके सामने कभी CO सिटी, कभी DYSP, कभी SP भी, ये सारे पुलिस अधिकारी इधर उधर मंडरा रहे होंगे अपने राज्य संबंधित वादों के अभियोजन के चलते। क्रिमिनल मैटर है और पूरा प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की जॉब अभियोजन अधिकारी, इसीलिए कहा गया है कि आपको अभियोजन, आपसे स्टेट क्या काम लेने जा रहा है, अभियोजन का, कि राज्य के विरुद्ध हुए अपराध के लिए आप कैसे डिफेंस कर सकते हैं। आपने प्रक्रिया विधि का कितना बेहतर तैयारी कर रखी है। क्यों नहीं CPC रखी गई APO के सिलेबस में, नहीं यहाँ न बिहार में। इसीलिए क्योंकि आपका मतलब क्रिमिनल लॉ से है और IPC आपको अच्छी आनी चाहिए। हिंदी क्यों रखी गई, हिंदी के बारे में बता चुका हूँ। कारोबार जो आपको करना है, काम काज करना है, वो हिंदी में ही करना है। पत्र व्यवहार जो करना है हिंदी में करना है। और वो क्लाइंट जो ग्रामीण इलाके से, टूटे फूटे मोहल्ले से आएगा वाद से संदर्भित होकर, चाहे वो पक्षकार हो, वादी हो या प्रतिवादी हो, अभियुक्त हो, गवाह हो, रिसीवर हो, कोई भी हो, कहने का मतलब उससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा पुरोधा नहीं होगा कि वो इंग्लिश में ही सब कुछ झेल सकने में ही समर्थ हो। हमारा उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है, इसलिए हिंदी मीडियम का एक क्लास स्पेशली इंग्लिश मीडियम वालों को भी व्यवहारिकतया पसंद आना चाहिए। आएगा ही, क्योंकि काम काज के लिए जब फील्ड में उतरेंगे आप, तो आपके सामने की जो भीड़ है जिससे आपको ट्रीट करना है, जिस पर आपको अपनी सेवा प्रदान करनी है, वो विशुद्ध हिंदी है। इसीलिए आपके पत्र व्यवहार, लेखन शैली, हिंदी में आपकी समझ, वर्तनी त्रुटि को करेक्ट करने के लिए एक पेपर हिंदी रखा गया है। वर्तमान सरकार ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के लिए भी सिलेबस में बदलाव किया है और 100 नंबर की हिंदी मुख्य परीक्षा में रख दी है। इसी को ध्यान में रखते हुए कि जो वहाँ अभियोजन हो रहा है, एक तो सरकारी PO बनाए जाते हैं, अधिशासी अधिवक्ता जिले में बुलाए जाते हैं, एक जो राज्य सरकार ये आप लोगों को चुनकर भेजती है, दोनों मिलकर के ADJ, DJ, CGM, CGM जूनियर डिवीज़न की कोर्ट में अभियोजन के निस्तारण के लिए शिद्दत से लगे होते हैं। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि क्षमता के हिसाब से मुकदमे में हो रही सुनवाई के ऊपर अपने महत्वपूर्ण सुझावों को जज साहबों से, विपरीत के पक्षकारों से, अपने क्लाइंट से वो दो चार होता है और अपनी समझ को शेयर करके कानून के संगत मामले के निस्तारण में महत्वपूर्ण सहयोग देता है।
इस परीक्षा के लिए आप किसी भी पेपर को एक दूसरे से कम करके नहीं आंक सकते कि हम आईपीसी कम पढ़ेंगे या आईपीसी मुझे कम आनी चाहिए, हिंदी मुझे जीएस कम भी रहेगा, नहीं। एवरेज सब मार्क जीएस का भी प्रॉस्पेक्टस है, आपका विवेक खुला है। अद्यतन घट रही घटनाओं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, राज्य व्यवस्था, जियोग्राफी, सारे में आपकी एक औचित्यपूर्ण समझ है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं केवल आप लाभ में मठाधीश हैं। तो आपको अगर संतुलन नहीं है, आपने अब तक जो पढ़ाई करी है, ये लॉ करने की जॉब मेरा 21 के पहले इस एग्ज़ाम के लिए आप बाहर भी नहीं हो सकते। 25 कहीं कहीं स्टेट में है क्लियर, तो 25 की एज ये बता देती है कि आपने इतिहास, भूगोल, विज्ञान, करंट अफेयर सब कुछ खूब पढ़ा है। उसके पूरे एकेडमिक अध्ययन को आपको चेक करने के लिए जीएस का पेपर है। आपके वर्तमान रूप में चैतन्य स्वभाव को परखने का कि आप कितने चैतन्य हैं। जो आजू बाजू आपकी पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल जो इंसिडेंट घट रहे, उसके प्रति आप सतर्क हैं, तो आप राजपत्रित अधिकारी स्टेट कमीशन द्वारा चुने जाने और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किए जाने पर योग्य समझे जाएंगे, अन्यथा नहीं। काफ़ी बच्चे शिकायत करते हैं हमारा जीएस में नंबर कम आया, नहीं तो हम सेलेक्ट हो जाते। काफ़ी बच्चे अच्छे लाके वो ये शिकायत करते मिलते हैं बाद में कि हमको हिंदी में नंबर कम आया, नहीं तो हम सेलेक्ट हो जाते। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए हमारे कहने का मतलब है सारे पेपर, चारों पेपर में एक बेहतरीन संतुलन साधिए। संतुलन साधेगा कैसे? निश्चित तौर पर आप महसूस करें जिस पेपर में आपने एकेडमिक पीरियड से लेकर टिल मेंस एग्जाम तक जितना ज़्यादा आपने एक्सरसाइज किया है, ज़्यादा महत्वपूर्ण अभ्यास किया है, उसी अकॉर्डिंग कम ज़्यादा नंबर आपके होते हैं। आप जान नहीं पाते। आप हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार तो करते ही हैं, निम्न स्तर का व्यवहार आप जीएस के साथ करते हैं। आप ये तो शिकायत करते हैं कि हमारा जीएस सही नहीं जाता, लेकिन आप कभी अपने आप से ये भी शिकायत करते हैं कि जीएस को पढ़ते आप कितना है? जितनी बार पुलिस की प्रक्रिया को समझने के लिए सीआरपीसी आप रट्टा मार जाते हैं, उतनी कितना संजीदगी के साथ आप राइटर का नाम, फुल फॉर्म, थ्योरेटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के प्रति कितने समय तक आप संजीदा होकर के ढूंढते हैं, नोट्स बनाते हैं या उस पर लगते हैं? नहीं लगते हैं तो रिजल्ट में वही नंबर कम दिखता है। कई ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनको 65 के अबव ला के दोनों पेपर में मिला, लेकिन वो जीएस में लुढ़क जाते हैं। अंडर 40 नंबर आया। मैंने खुद ये फेस किया है, इसीलिए आपको अनुभव दे रहा हूँ अपनी बारीक बातें, जो इस एग्ज़ाम पीरियड में जब आपके एग्ज़ाम महज 40 दिन के पास बचे हैं, इसमें आप अभी भी समझ सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं, जीएस के वो पोर्शन जो रेगुलरली फैक्ट बेस्ड हैं, जहाँ जैसे मैं हिंदी में समझा रहा था आपको कि एस से वो 5 नंबर का एक रिटेन में जो हिंदी साहित्य और भाषा के इतिहास से आता है वो क्वेश्चन और पत्र लेखन को छोड़कर बाकी फैक्चुअल है, स्मृति बोध पर है। ऐसे आपके इस पेपर में जीएस में भी जो क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड हैं, राइटर के नेम, फुल फॉर्म, कौन से चर्चित स्थल, खेलों के नाम, खिलाड़ी उससे कैसे संबंधित है, तो ये तो दृष्टि, घटना चक्र या कोई समसामयिक मैगजीन, पत्रिका जिसमें सारे तथ्य एक साथ हों, बारीकी से आप 1 साल पहले का देख लीजिए, कई बार देख लीजिए। लेकिन मेरे कहने का सीधा सा अभिप्राय है, जितना टाइम, जितना झुकाव आपके अध्ययन का ला पे है, उससे तनिक भी झुकाव कम ना तो हिंदी पे होना चाहिए और ना ही जीएस पर होना चाहिए। आप चारों पेपर में एवरेज से बेटर नंबर, ऐसा कैंडिडेट सेलेक्ट लास्टली हो सकता है जो 58 चारों में पा जाए, तो निचला नंबर शायद उसी का हो कट ऑफ में। जबकि आपको पता है हिंदी अंक दिलाऊ सब्जेक्ट है। मैं जीएस में तो गारंटी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छा करके आते हैं तो 55 से 65 के बीच में आप जरूर होंगे। 55 के ऊपर अगर कोई भी लड़का जीएस में नंबर पा रहा है तो उसने कुछ ना कुछ तो मेहनत किया ही है।
55 के नीचे वाला ये समझ ले कि जीएस पे उसने काम नहीं किया है, उसने पूर्व में जो नॉलेज अर्जित किए हैं इधर उधर के एग्ज़ाम देकर। 25 साल अगर कम से कम उम्र हो और कोई भी कैंडिडेट, ये जो 69 सीट पे मेंस होने जा रहा है, 1037 लिखने जा रहे हैं, इसके 70% कैंडिडेट ये अब 30 हैं। ये पुरोधों की परीक्षा है, लिमिटेड सीट में 105 नंबर सही करना आसान नहीं था भाई। हम कट ऑफ वाली हमारी वीडियो याद करिए यूट्यूब पर, तो वो चीज़ यहाँ भी लागू होगी। उस अनुभव के विरुद्ध आपको सिलेक्शन उनसे छीनना है, पाना नहीं है, छीनना है। छीन के ही पा सकते हैं, कोई मुफ्त में न देगा। सब भाग्य के भरोसे नहीं होते, तो भाग्य पे भरोसे बैठना नहीं है। आपको राइटिंग के लिए कलम चलानी है, जैसा आप लोग मेहनत कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ में कल का दिन जो है वो आईपीसी का है, तीसरे चरण का जो टेस्ट है उसका दूसरा टेस्ट। 3 हो जाएगा, 3 टेस्ट और कंप्लीट कर लें दूसरे चरण में, तीसरे चरण वाले, तो उनका तीसरा चरण पूरा हो जाएगा। तो फिर उनके केवल 10 टेस्ट बचेंगे। 25 टेस्ट में से केवल 10 बचेंगे, 15 पे उनका काम हो चुका होगा। और जो बाद में जुड़े हैं वो भी रफ्तार पकड़ लिए हैं। एक दिन के बाद उनका भी पेपर रहता है, एक दिन पढ़ें, दूसरे दिन शाम को 7 से 10 तक मेंस का राइटिंग करें। ये अपने आप में बड़ा खूबसूरत तजुर्बा है। आप ईमानदारी से खुद से तो लिख नहीं पाएंगे, और अगर लिख भी ले तो चेक कौन करेगा। तो एक मैंने ऐसा मंच मुहैया कराया है, और आप ये भी जान रहे हैं कि हम खुद तैयारी के जोन में हैं। ये तो है नहीं कि हम पेशेवर हैं। तो आपको जो भी कुछ बता सकूँगा, जो भी मेरी समझ है, मेरे हिसाब से वो इरेलीवेंट नहीं होगी। आपको मैं फजूल की बातों में ना फंसाऊँगा, ना आपके 1 मिनट टाइम को मैं अपव्यय होने दूँगा, क्योंकि मुझे भी अपने समय में से महत्वपूर्ण समय काट कर ये सब करना पड़ता है। ये आप सहमत होंगे कि मेरी भी निजी ज़रूरतें हैं, शौक़ नहीं चल रहा है। लेकिन एक बात सबसे ऊपर है, हमने यूट्यूब पे आने का निर्णय ही इसीलिए लिया कि हमें कई जगह से कई शास्त्र सम्मत ये बातें आप भी जानते होंगे कि विद्या छुपाने से नहीं, वितरित करने से बढ़ती है। जितना उसको कहते हैं डिस्कशन होना, डिस्कशन का मतलब क्या? प्रकटीकरण। जो आपके भीतर है, क्या उसको आप धड़ल्ले से प्रकट कर सकते हैं? अगर धड़ल्ले से प्रकट कर सकते हैं तो राइटिंग में क्यों नहीं कर सकते? तो एक चुनौती को मैंने, हालांकि रिस्की है ये, लेकिन मैंने कोशिश की है। मैं किस हद तक आपको कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, किस हद तक मैं आपको अपनी बातें या ला की बातें आपको, या हिंदी निबंध पे जो भी मेरे वीडियो गए हैं, जो भी आप सुन पा रहे हों, जिसको भी आप देख रहे हों, अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और आप पूर्व के भी देख चुके हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करें कि सर यहाँ ठीक है, यहाँ इतनी गुंजाइश है कि आप इसमें थोड़ा सा चेंज करें, या जो भी। अगर आपको ऐसा भी लगता है कि कुछ तथ्य ऐसे हैं जो यूट्यूब पे नहीं कह सकते, उसमें ठेस लग सकती है, तो उसको आप व्हाट्सएप पे भी हमको इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही होगी, मैं तो जानबूझ के तो ये कोशिश नहीं, ये नहीं करूँगा कि आपको कुछ बात बुरी लग जाए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पहला ट्रायल है, एक्सपीरियंस आदमी को नहीं होता, तो अनजाने जाने में वो त्रुटि हो जाती है। तो उस पर आपका ध्यान खींचना, उसके लिए हम आभारी पहले से हैं। अगर आप मुझे इंडिकेट करते हैं कि इसमें ये चेंज होना चाहिए, तो हम उसको रिव्यू करके उसको बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग अपने समय को बचाते हुए हमारे कम से कम ये वीडियो सुने चाहे ना सुने, कम से कम उन विद्यार्थियों को कह रहा हूँ जो मेंस लिखने जा रहे हैं। लेकिन बोर्ड वाला जो सीआरपी से हो सकता है सेम उसी जो एक क्लास में दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन आपको मिल जाए 10 नंबर का, तो 20 मिनट में जाता क्या है, एक बार सुन लेंगे एकदम कंठस्थ हो जाएगा। इस ढंग से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। जो व्यक्ति या जो अधिवक्ता बंधु बहन हमारा ये वीडियो आज अभी देख रही है, अगर वो बातें जच रही हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक पहुंचाएं। हिंदी के सरल भाषा में विधि का अध्ययन, हिंदी का स्पेशल अध्ययन, चाहे एपीओ हो चाहे पीसीएसजे यूपी हो, उसके लिए समग्र अध्ययन और ला के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हिंदी माध्यम के सारे विद्यार्थियों के लिए एक बेहतर मंच देने की कोशिश करूंगा, जब तक परमात्मा सेलेक्ट नहीं कर देता। बाकी आप सबका स्नेह ऐसे बना रहे, मैं सबका अभिवादन करता हूं, सबको दिल से शुक्रिया देता हूं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो हमको सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। मैं अपनी सारी बहनों को सादरपूर्वक अभिवादन करता हूं।
आप ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखिए। हमसे नए रूप से जुड़ने वाले अधिवक्ता बंधु या बहनें, हमारे चैनल का लिंक सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप हमसे पर्सनली कुछ जुड़ना चाहते हैं, कुछ बातें हैं आपकी, तो आप 7705090393 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे, कॉल नहीं। मैसेज करने के बाद हमें जब टाइम मिलेगा हम आपसे कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे। हमारे तमाम चिर परिचित मित्र जो पदाधिकारीगण हैं, जो अफसर हैं, जुडिशियल अफसर हैं या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हैं, सबका अपार स्नेह है, सबका अपार सहयोग है। हम सबके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं, चाहे वो हमसे उम्र में छोटे हैं अथवा उम्र में बड़े हैं। अगर वो पद पे हैं, ज्ञान उनका औसतन बेहतर माना जाएगा। एक कहावत है ना कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, और वो निश्चित तौर पर सम्मान के ही नहीं अभिवादन के भी पात्र हैं। ज्ञान सर्वत्र ऊंचा होता है, ज्ञान से बढ़कर किसी की ऊंचाई होती नहीं है। वो ज्ञान होता है तो पद प्रतिष्ठा पे आदमी पहुंचता है। संघर्ष करने वाले आदमी का प्रारब्ध की बात अलग है, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति की कम उम्र में न्याय की कुर्सी एज ए PCSJ मिलती है, तो आप कचहरी में व्यवहारिक रूप से देखते होंगे कि उस कम उम्र अंडर 30 की एज वाले लड़के के सामने उम्र वाले अधिवक्तागण बेल के लिए, अपने अभियोजन के लिए अर्जी लगाते हुए मिलेंगे। तो प्रतिभा वहीं दिखती है, अंतर भी दिखता है और अपने को प्रेरणा भी मिलती है। इसमें किसी अन्य मनस्कता का भाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसलिए हम अपने सारे अनुजों, अग्रजों, बराबर वालों, अधिवक्ता बंधुओं, बहनों को मैं दिल से शुक्रिया बोलते हुए सबका सादर अभिवादन करता हूँ। सत्यमेव जयते।